अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये बहुत ही रेयर चांस है कि आपको ले-सेटलर प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन थ्रो ना हो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी है। एज यू नो कि इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होती हैं वो हमारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती हैं। दैट्स वाई प्रैक्टिकल कंसेप्ट के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको समझने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ले-सेटलर प्रिंसिपल क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको जानना है कि कोमोलाइन इफेक्ट क्या होता है, बफर सॉल्यूशन कैसे एक्ट करते हैं, आखिर कैसे वो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, या इंडिकेटर अपना मैकेनिज्म कैसे शो करता है। एज यू नो कि जब आप कोई टैक्सेशन परफॉर्म करते हैं तो एंड पॉइंट पे ना एक कलर चेंज होता है, तो वो कलर चेंज के बीच का क्या केमिस्ट्री है, क्या कंसेप्ट है, इन सबको समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ले-सेटलर प्रिंसिपल क्या है। सो वेलकम टू केमिस्ट्री सागा, और ये हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की सीरीज का आज का थर्ड वीडियो है जहाँ हम पढ़ने वाले ले-सेटलर प्रिंसिपल के बारे में। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो इससे पहले कि हम इसके स्टेटमेंट पे उसके आगे मूव करें, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये ले-सेटलर प्रिंसिपल अप्लाई कहाँ होता है, इसको हम करेंगे कहाँ पे अप्लाई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इज अप्लाई। सो केमिस्ट्री में कई सारी रिएक्शंस होती है जिनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ ये अप्लाई होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये क्या होता है। सो जैसा नाम लिखा हुआ है आप लोग जानते होंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन मींस जो रिवर्स हो सकती है। इट मींस व्हाट, अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन लेता हूं तो क्या होता है, वहां पर रिएक्टेंट होगा और वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑल्सो कैन कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट, मतलब वो रिवर्स हो जाए, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, इट मींस वो रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की एक बहुत ही खास बात होती है दैट दे कैन अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, equilibrium state, equilibrium. And now this is the most interesting word, that what is the meaning of equilibrium. Okay, एक बात ध्यान रखना कि जो इक्विलिब्रियम है ये एक बहुत ही मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है रिएक्शन का। मतलब कोई रिएक्शन चाहता है कि वो आए इक्विलिब्रियम में, बट इक्विलिब्रियम में है क्या आखिर। ओके, सो इक्विलिब्रियम का मीनिंग वो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट अब आ जाए कि जहां पर जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट एट द सेम टाइम रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब क्या, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतने ही स्पीड से, उतने ही रेट से अगर वो बैकवर्ड जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे दोनों के जो कंसेंट्रेशन है वो तो फिक्स हो गए ना अब तो, बिकॉज कोई चेंज नहीं आ रहा है। रिएक्टेंट जितना है अब तो वो उतना ही है ना, बिकॉज आई नो वो चेंज कर रहा है प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट भी एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, रिएक्टेंट में चेंज कर रहा है। इट मींस क्या, दोनों के कंसेंट्रेशन फिक्स हो गए हैं बट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट इक्वल है। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। लेट अस टेक एग्जांपल कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जहां पर एक रिएक्टेंट है R एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट P। ओके, इसका मीनिंग क्या है इक्विलिब्रियम का, कि यहां पर जितना इसका फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है, और मैंने क्या कहा कि जो रेट है वो इक्वल है किसके, बैकवर्ड रेट के। बैकवर्ड रेट मींस व्हाट, बैकवर्ड रेट मतलब कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, यानी कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया। ये ऐसा स्टेट आ गया। मतलब क्या कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में अभी कोई चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज जितना वो बनता है प्रोडक्ट उतना बन जाता है वो रिएक्टेंट। समझ में आया। सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट एंड व्हेन दिस अटेन वी आर सेइंग इक्विलिब्रियम इज नाउ अटेन इन द रिएक्शन। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है और ये इक्विलिब्रियम काफी स्टेबल स्टेट होता है रिएक्शन का। दैट्स व्हाई रिएक्शन चाहते हैं कि वो इसमें इक्विलिब्रियम आए। ओके, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसी इक्विलिब्रियम पे ये वाला लॉ अप्लाई होता है। ओके, नाउ मूव टू दैट हाउ दिस लॉ अप्लाइज, या फिर ये लॉ का स्टेटमेंट। तो जो ले-सेटलर प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट काफी सिंपल सा है। वो हमसे ये कहता है कि whenever इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड, जब भी इक्विलिब्रियम किसी भी वजह से डिस्टर्ब होगा, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट so as to minimize the effect of change, and attain equilibrium. This is the equilibrium again. मीनिंग क्या है,
व्हेनेवर द इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, अगर आप किसी भी वजह से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा खुद को। शिफ्ट कैसे करेगा, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज एंड अटेन इक्विलिब्रियम अगेन। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि मैंने कहा था इक्विलिब्रियम क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, आपने जो भी उस पर चेंज किया है ना वो उसका उल्टा करेगा, उसका अपोज करेगा। यानी कि आपने उसमें जो भी चेंज किया है वो उसका अपोज करके खुद को शिफ्ट करेगा और वापस 6 में जाएगा, इक्विलिब्रियम में जाएगा, बिकॉज वो उसका स्टेबल स्टेट है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो काफी अच्छे समझ में आएगा ये चीज। फॉर एग्जांपल, वी हैव द रिएक्शन A plus B are the reactants are in the equilibrium with the product which is for example C plus D. ओके, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है और फिलहाल वो इक्विलिब्रियम में, एंड व्हेनेवर आई टोल्ड यू कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मीनिंग क्या है, जितना भी फॉरवर्ड रेट है उतना इसका बैकवर्ड रेट इक्विलिब्रियम में चल रहा है, एंड एज यू नो कि काफी स्टेबल स्टेट है रिएक्शन का, है ना, फिलहाल सही है। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट बी था ना, बी, मैंने उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया। बी क्या हो गया, मैंने उसको निकाल दिया, जो अपना कोई भी मान ली कंटेनर था जहां पे पूरा इक्विलिब्रियम में, वहां से बी निकाल दिया मैंने। बी को निकालने से क्या होगा, अब जो इक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब हो गया ना, और इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, वो शिफ्ट करेगा खुद को, यानी कि मैंने जो भी उस पर चेंज लाया है वो उसका अपोज करेगा। तो अगर मैंने बी को कम किया है तो वो चाहेगा कि बी फिर से इंक्रीज हो, क्योंकि उसे फिर से लाना है इक्विलिब्रियम। तो बी को इंक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। सो ऑफ कोर्स द आंसर इज बैकवर्ड, बिकॉज अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, अगर C प्लस डी गिव्स A प्लस बी, बैकवर्ड आएगा तो क्या होगा, B इनहांस होगा ना। यानी कि अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में B की कंसेंट्रेशन को कम करते हो तो इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा, एंड दैट्स व्हाई वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, और बैकवर्ड शिफ्ट करके B को फिर से इंक्रीज कर देगा, एंड अगेन अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब हम कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको इसकी और क्लैरिटी आएगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो हम क्वेश्चन करते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है, N2 प्लस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया। एज यू नो की काफी फेमस प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस है, जो कि इंडस्ट्री में जहां से हम अमोनिया फॉर्म करते हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है हाउ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, यानी कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, आपको खाली ये आंसर करना है कि वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, जो हमने पढ़ा था पहले कंसेप्ट उसी पर से। ठीक है, देखो पहले क्या लिखा है, व्हेन अमोनिया रिमूव्ड, यानी कि जो अमोनिया जो अपना प्रोडक्ट है अगर मैं इसको निकाल देता हूं, कम कर देता हूं, तब इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो हमने क्या पढ़ा था अभी लॉ में कि हम जो भी चेंज करेंगे वो उसका उल्टा करेगा, यानी कि मैं जो भी चेंज करूंगा फिर से वो चाहेगा कि वैसा ही हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम फिर से आना चाहेगा, वो स्टेबल है। तो अगर मैं अमोनिया कम कर दूंगा तो ये कहां शिफ्ट करेगा, ऑफ कोर्स फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। ओके, अगर फॉरवर्ड जाएगा तो N2 प्लस H2 बन के क्या होगा, अमोनिया फिर से बनेगा, और अमोनिया फिर से बन के क्या होगा, फिर से आ जाएगा इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई व्हेन अमोनिया रिमूव्ड क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। ओके, डन। नेक्स्ट N2 एडेड, अब ये इक्विलिब्रियम में मान लो आपने N2 ज्यादा ऐड कर दो, क्या होगा, N2 के ऐड करने से फिर से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो आपने जो भी क्या है वो उसको कम करना चाहेगा, उसका अपोज करेगा, और अपोज करेगा मतलब क्या, जो N2 इंक्रीज हुआ है वो चाहेगा कि वो कम हो जाए, ठीक है, ताकि वो पहले जैसा हो जाए। तो N2 ऐड करने पे उसे कम करना है। कम कैसे होगा, ऑफ कोर्स जब ये जाएगा फॉरवर्ड जाने पे N2 क्या होगा, कम हो जाएगा ना। N2 की कंसेंट्रेशन जो अपने बढ़ाई है हम लोगों ने, तो यहां पे जो N2 की कंसेंट्रेशन हमने इंक्रीज की है, फॉरवर्ड करने पे क्या होगा, वो कम हो जाएगा। इट मींस हियर आल्सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड। नेक्स्ट अमोनिया एडेड, मैंने यहाँ पे अमोनिया ऐड कर दिया, अमोनिया की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई है। हाई हुई तो क्या करेगा वो, उसका फिर से अपोज लो करना चाहेगा। ये कम कैसे होगा, जब ऑफ कोर्स ये जाएगा बैकवर्ड, अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो अमोनिया कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा अपना, बैकवर्ड। डन, इज दैट क्लियर? द लास्ट वन H2 रिमूव्ड। ठीक है, क्या हुआ, हमने इक्विलिब्रियम पे H2 को कम कर दिया। अगेन क्या सोचना है हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इक्विलिब्रियम में हम जो भी करते हैं हमें उसका अपोज करना है, ताकि वो फिर से पहले ऐसा हो जाए। H2 को मैंने कम कर दिया तो वो उसको बढ़ाना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। H2 इंक्रीज कैसे होगा, जब ये बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि H2 भी कम है, बैकवर्ड गया H2 बढ़ जाएगा फिर से। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग, यहाँ शिफ्टिंग होगी बैकवर्ड। इज इट डन, बैकवर्ड शिफ्ट। आई होप आपको ये समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं, थोड़ा सा ये अलग है इसका पैटर्न, और यहां से आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में क्यों इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। मैं ऐसा क्या करूं इसके अंदर, क्या मैं चेंज करूं कि ये जो प्रोडक्ट है इसका यील्ड मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा कंसंट्रेशन में मिले प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर हम कैसे करेंगे, हमें क्या सोचना है कि देखो SO2 ज्यादा कब मिलेगा, जब ये रिएक्शन फेवर होगी कहां पर, फॉरवर्ड। यानी आप इसमें कुछ भी ऐसा करो कि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहे, क्योंकि जब तक ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता रहेगा SO3 बनता रहेगा। इज दैट डन। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पे ऐसा करना है कि SO2 इंक्रीज हो। तो कैसे होगा जरा सोचते हैं। अगर मैं SO2 और O2 को बार बार इसमें ऐड करता रहूंगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, अपोज करने के लिए ऑफ कोर्स फॉरवर्ड जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करता रहूंगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता रहेगा, उसका अपोज करने के लिए मैंने ऐड किया है तो उसे कम करना चाहेगा, तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। ओके, यानी कि इसकी यील्ड कैसे बढ़ेगी, अगर मैं SO2 और O2 यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता रहूं, उसको ऐड करता रहूं। सेकंड, एक और चीज कर सकते हैं, अगर जो SO3 बन रहा है मैं उसको बार बार निकालता रहूं, यानी कि हम उसकी कंसंट्रेशन को कम करते रहें, तो SO3 कम करने से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम फिर से क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। यानी कि दो तरह है, यानी कि मेरे पास दो रीजंस या फिर दो तरीके हैं इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के ताकि प्रोडक्ट ज्यादा मिले। पहला क्या तरीका है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। सेकंड, SO3 के कंसंट्रेशन को बार बार क्या करो, डिक्रीज करो, या फिर यू कह लो उसको कि बार बार SO3 को क्या करो, रिमूव करो। सो ऑन रिमूविंग SO3 एंड ऑन एडिंग reactant we can enhance the yield of the product and that's why इसका यूज होता है बहुत सारा इंडस्ट्री में कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, उसकी यील्ड को इनहांस कर सकते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर रहा होगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कॉमन आयन इफेक्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।